श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों का भाग 31 ज्योतिषीय आधार पर। कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से कुछ चुने हुए प्रश्नों को आपके सम्मुख रखने का विचार और उनका ज्योतिषीय आधार पर क्या समाधान हो सकता है, क्या उत्तर हो सकता है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास रहता है। हर माह में एक बार करता हूँ, कभी कभी छूट भी जाता है और मास के प्रथम गुरुवार को ही इसका प्रयोजन होता है। तो आज उसी कड़ी में 31वें भाग की प्रस्तुति आपके सामने है। जो आपके प्रश्न हैं उसमें से कुछ चुने हुए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रारंभ करते हैं ईशान शर्मा के प्रश्न से। उन्होंने पूछा है कि जो धन भाव है उससे किस प्रकार के धन का विचार किया जाता है। पीछे कक्षा में बताया गया था कि पैतृक धन का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। तो इन्होंने कहा कि धन भाव से फिर कौन से धन का विचार करते हैं। तो धन भाव के अनेकों भाव होते हैं। लाभ भाव जो होता है वह आमदनी का होता है, आय का होता है। दशम भाव आजीविका का होता है। सप्तम भाव व्यवसाय का होता है। एकादश भाव से चतुर्थ भाव जो स्थान होता है, जो चतुर्थ भाव घर का भाव होता है। तो लाभ स्थान से चतुर्थ भाव यानी द्वितीय भाव उसको रखने का स्थान होता है, यानी धन के संग्रह करने का स्थान होता है। जो हमारे द्वारा अर्जित संपत्ति होती है उसको संचित करने का घर द्वितीय भाव होता है। तो द्वितीय भाव एक प्रकार से अर्जित धन का भाव होता है। और उससे जो अष्टम होता है वो बिना अर्जन किए हुए धन का होता है, जिसमें पैतृक संपत्ति होती है, बीमा से, वसीयत से, विरासत से मिलने वाला धन होता है, गुप्त कहीं छुपा हुआ खजाना मिल जाता है। इस प्रकार का धन अष्टम भाव से देखा जाता है और द्वितीय भाव से अपने द्वारा अर्जित किया हुआ धन देखा जाता है। लाभ भाव से जो अष्टम भाव है वह छठवां भाव होता है। उससे चोरी आदि के द्वारा अनैतिक रूप से कमाए हुए धन का विचार किया जाता है। रामवीर बघेल ने पूछा है कि मासिक या वार्षिक जो गृह योजना बनाते हैं, जो एक बजट बनाते हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, उसकी योजना किस नक्षत्र में बनाना उचित होता है। तो मेरे विचार से इसका विचार तृतीयेश के नक्षत्र में जब चंद्रमा गोचर कर रहा हो या तृतीय भाव में बैठने वाले ग्रह के नक्षत्र में जब चंद्रमा गोचर करता हो तो वह दिन उचित हो सकता है, क्योंकि तृतीय भाव लेखन का होता है, योजना का होता है। तो उसमें हम ऐसा विचार कर सकते हैं। रुद्र प्रताप सिंह ने पूछा है कि शनि की दृष्टि से गुरु के शुभ फल क्या समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि से किसी भी ग्रह के फल समाप्त नहीं होते हैं। किसी भी ग्रह की युति से उसके फल समाप्त नहीं होते हैं। कुछ कम हो सकते हैं या वह अपना प्रभाव उस ग्रह के ऊपर छोड़ सकता है। यदि शनि की दृष्टि गुरु के ऊपर होती है तो गुरु शनि का प्रभाव लेकर अपनी युति या दृष्टि के द्वारा अपने भावों को, अपने कारकत्वों को प्रभावित करता है। किसी भी ग्रह के फल समाप्त नहीं हो जाते हैं, बेशक वह अस्त हो, पापग्रस्त हो, पाप युति में हो, कमजोर हो सकते हैं, समाप्त नहीं हो सकते। किरण धीमान ने पूछा है कि लगन से सप्तम तक 7 चरकारक माने गई हैं जैमिनी ज्योतिष में, तो अष्टम से और द्वादश भाव के चरकारक क्यों नहीं माने गए हैं। तो इसमें विचार किया जाता है कि 7 कारक होते हैं, आत्मा कारक, अमात्य कारक, भ्रातृ कारक, मातृ कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक और दारा कारक। अष्टम भाव क्योंकि आयु का होता है और अष्टम भाव के बाद जो भाव होते हैं वह स्वैच्छिक होते हैं। आप अपने भाग्य का निर्माण अपने पुरुषार्थ से करते हैं। पंचम भाव के द्वारा आपके पूर्वार्जित कर्मों का लेखा जोखा ज्योतिषियों के द्वारा देखा जाता है। दसम भाव आपकी आजीविका का है
उपचय भाव में आता है, फ्री विल में आता है। आप स्वतंत्र रूप से अपने व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं। एकादश भाव आपके कार्य के ऊपर, आपके पुरुषार्थ के ऊपर लाभ का निर्धारण करता है, और आपकी व्यय कहाँ करनी है वह भी एक हद तक आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारा शरीर कैसा होगा यह हम तय नहीं कर सकते। हमारी माता पिता कौन होंगे, हमारे भाई बंधु, हमारे शत्रु कौन होंगे, यह हम तय नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे विचार जो 7 कारक हैं, प्रमुख भाव 7 हैं और अष्टम भाव आयु का होता है। और आयु के बाद अपनी फ्री विल या अपनी स्वेच्छा के एक हद तक हम प्रयोग कर सकते हैं। तो 7 ही चर कारक माने गए हैं। नवम भाव पिता का है, तो पुत्र कारक से ही पुत्र का भी विचार करते हैं और पिता का भी विचार करते हैं। जब पुत्र कारक से हम पिता का विचार करते हैं तो उसके साथ हम सूर्य का प्रयोग करते हैं, और जब पुत्र का विचार करते हैं तो उसके साथ हम गुरु का प्रयोग करते हैं। यह एक विस्तार का विषय है, कभी आवश्यकता हुई तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठाकुर साहब जनमेद ने पूछा है कि क्या राहु दशा में सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, यदि राहु का संबंध दशम भाव से दशमेश से होगा और राहु दशम भाव के फल देने के लिए प्रबल रूप से सरकारी नौकरी के योग बना रहा होगा और व्यक्ति के जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी के योग होंगे। विशाल जैन ने पूछा है कि इंदु लग्न की गणना चंद्रमा की राशि से करते हैं या भाव चरित्र में चंद्रमा जिस भाव में होता है वहाँ से करते हैं? तो इंदु लग्न की गणना हमें चंद्रमा जिस राशि में होता है, भले ही वह किसी अन्य भाव में पहुंच जाए, लेकिन उसकी चंद्रमा की राशि से ही करनी चाहिए। वंदना शर्मा ने पूछा है कि क्या नीच भंग, नवांश आदि वर्ग चक्रों में भी विचार करना चाहिए? तो नीच भंग का विचार हम वर्गों में कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन जो होता है, जो नवांश परिवर्तन होता है, दशमांश परिवर्तन होता है, उसका विचार भी किया जा सकता है और यह एक शोध का विषय है। इस पर आप सभी नवीन ज्योतिषियों को शोध करना चाहिए। मीनाक्षी वर्मा ने पूछा है कि सप्तमांश की लगन यदि शून्य राशि में हो तो क्या प्रभाव होता है? जैसे किसी भी राशि के शून्य राशि होने पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। उसका राशि स्वामी यदि किसी शुभ भाव में बैठता है तो उसके प्रभाव को कम कर देता है, लेकिन वर्ग चक्रों में इसका प्रभाव बहुत अधिक देखा नहीं गया है। यह भी एक शोध का विषय हो सकता है। फिर भी किसी के वर्ग चक्र में यदि किसी लग्न में शून्य राशि आती है और उसका राशि स्वामी जो लगन का स्वामी है शून्य राशि में नहीं जाता है या अवयोगी नहीं बनता है, तो वह उस वर्ग के फलों को कम कर सकता है। नीलकंठ बरूट ने पूछा है कि परिवार में सभी सदस्यों का गुरु अष्टम में हो तो कैसा होगा? यदि किसी परिवार में एक ही योग बार बार दोहराया जाता है, काल सर्प योग बार बार दोहराया जाता है, पितृदोष बार बार दोहराया जाता है, या कोई शुभ ग्रह अष्टम में जाता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि उस ग्रह के कारण कोई पूर्व जन्मों का सभी व्यक्तियों पर कोई दोष है, उसकी शांति करा लेना उचित होता है, क्योंकि सभी परिवार वालों का गुरु अष्टम में होने पर गुरु के प्रभाव कमजोर होंगे। वंदना मिश्रा ने पूछा है कि उपपद का निर्धारण, अर्ध लगन का निर्धारण, कारकांश लगन का निर्धारण राशि चक्र से करें या भाव चरित्र के आधार पर? तो जैसे अभी पीछे बताया गया कि इंदु लगन की गणना हमें चंद्रमा की राशि से करनी चाहिए, तो इसी प्रकार उपपद का, अर्ध लगन का और कारकांश का विचार भी ग्रह की राशि चक्र से ही किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ ज्योतिषकार वर्तमान में इसका अंशों के आधार पर प्रयोग करते हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि उनमें कौन उचित होगा। मंदार मुडे ने पूछा है कि क्या मंगल युति में होने से बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि मंगल नैसर्गिक पाप ग्रह है और उसका मित्र भी है बृहस्पति का। तो इसमें जब मंगल बृहस्पति के साथ बैठता है तो वह उसका तात्कालिक शत्रु भी हो जाता है, इसलिए फिर वे आधिपत्य में सम हो जाते हैं पंचधा मैत्री में। तो मंगल नैसर्गिक पाप ग्रह है तो बृहस्पति पर अपना पाप प्रभाव अवश्य छोड़ेगा। फिर भी यदि किसी शुभ भाव का स्वामी है तो वह बृहस्पति को पीड़ित नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंगल की क्रूरता के या अग्नि तत्व के प्रभाव हैं, क्रोध के प्रभाव हैं,
उनका प्रभाव बृहस्पति पर अवश्य देगा। गजकेसरी ने पूछा है कि सप्तम में स्थित शनि दिग्बली होकर भी भाव की बाधा क्यों करता है? क्योंकि शनि विच्छेदक ग्रह है, तो जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि जाती है या जिस भाव में बैठता है उसमें विलंब अवश्य करता है, अपने स्थित भाव की हानि नहीं करता है। लेकिन दिग्बली होकर यह और बलवान हो जाता है, इसलिए उसमें विलंब और अधिक कर सकता है। रौनक सिंह पूछते हैं कि आध्यात्मिक लोगों पर ज्योतिष का प्रभाव क्या नहीं हो सकता है? तो सभी पर प्रभाव होता है, लेकिन प्रभाव ज्योतिष का नहीं होता है। ज्योतिष एक विद्या है जो आपको ग्रहों का प्रभाव बताता है, तो प्रभाव ग्रहों का होता है, ज्योतिष का नहीं होता। और ग्रहों के प्रभाव से कोई भी वंचित नहीं रहता है, भले ही वह योगी हो, भले ही वह आध्यात्मिक पुरुष हो, क्योंकि आध्यात्मिक के क्षेत्र में जाना भी उन पर ग्रहों का ही प्रभाव होता है। AKP चैनल इन्होंने पूछा है कि राशि स्वामियों के जो स्वामित्व हैं वो किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं? तो इसके बारे में पहले भी एक प्रारंभिक कक्षा में बता चुका था, फिर भी आज जिज्ञासा उठी है एक बंधु के मन में, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि सूर्य से जो दूरी के स्थान पर हम निर्धारण करते हैं कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद गुरु है और सबसे दूर शनि है। तो सूर्य को हम सिंह राशि प्रदान करते हैं और सूर्य से आगे की 5 राशि भी सूर्य के ही वर्ग में आती हैं। चंद्रमा को उससे पीछे की राशि कर्क राशि प्रदान करते हैं और उससे पीछे की 5 राशियाँ चंद्रमा के वर्ग को प्रदान करते हैं। तो सूर्य के बाद और चंद्रमा के बाद जो आगे की राशियाँ हैं, चंद्रमा से विपरीत क्रम में और सूर्य से अग्रिम क्रम में गणना करें तो सूर्य के 5 नंबर की राशि से आगे 6 नंबर राशि और चंद्रमा के 4 से पीछे 3 नंबर की राशि बुध की होती हैं। उनसे आगे की राशियाँ 7 और 2 नंबर की तुला और वृषभ शुक्र की होती हैं। उनसे आगे की 2 राशियाँ वृश्चिक और मेष मंगल की होती हैं। उनसे आगे की दोनों राशियाँ गुरु की होती हैं, धनु और मीन। और अंतिम राशियाँ दोनों के क्रम में शनि की होती हैं, मकर और कुंभ। तो इस प्रकार से जो ग्रहों का आधिपत्य है उसका विचार आप देख सकते हैं कि सूर्य से जो दूरी होती है ग्रहों की, उसके क्रम में एक एक राशि सभी पंचतारा ग्रहों को दे दी गई है और सूर्य और चंद्रमा ने स्वयं एक एक राशि का वर्ण किया है। जबकि जो 6 राशियां हैं सिंह से लेकर और मकर तक ये सूर्य के वर्ग में आती हैं और कर्क से लेकर और कुंभ तक की जो हैं ये चंद्रमा के वर्ग में आती हैं। तो दोनों ने अपनी अपनी 5-5 राशियों को 5-5 ग्रहों को आधिपत्य प्रदान किया है। इसलिए सभी ग्रहों के पास 2-2 राशियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक मंत्री परिषद में जो ग्रहों की मंत्री परिषद है राजा होता है और चंद्रमा रानी का दायित्व निभाता है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में आपके प्रश्नों की यथासंभव समाधान करने का प्रयास किया गया। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।